नमस्कार, मैं अविन्या रावत और स्वागत है आपका एबीसी न्यूज में। वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होते ही सरकार और संगठन दोनों स्तर पर भाजपा एक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी अब देश भर के मुस्लिमों को इस कानून के फायदे गिनाने के लिए वक्फ सुधार जनजागरण अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी नेता मुस्लिम समाज के बीच जाकर उन्हें नए कानून के फायदे गिनाएंगे। वो बताएंगे कि वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी मैनेजमेंट से जुटाया गया पैसा समुदाय के विकास के लिए ही काम आएगा। बहरहाल, जहां एक और बीजेपी के नेता इस बात को समझाने मुस्लिम समाज के बीच पहुंचेंगे कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे से आम मुसलमानों की जगह माफिया को लाभ हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इस बात को बेबुनियाद बताकर इसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन बता रही हैं। खैर, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात कि क्या नए कानून को लाने से पहले बीजेपी इस अभियान को चला सकती थी और फिर उसके बाद कानून को ला सकती थी, जिससे एक वर्ग में असंतुष्टि ना पैदा होती, और क्या बीजेपी के इस अभियान के बाद मुस्लिम समुदाय वक्फ कानून के फायदे समझ पाएंगे। और आज इसी से विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी जुड़ गए, बीजेपी भाजपा नेता फैजल सिद्दीकी और संविधान विशेषज्ञ अशोक गहलोत जी, और मुस्लिम स्कॉलर से हमारे साथ जुबैर कुरैशी जी जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का एबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करते हैं अशोक गहलोत जी आपसे। अशोक जी, क्या वक्फ में संशोधन की जरूरत थी? अगर थी तो संविधान इसको किस नजर से देखता है सर? सबसे पहले मैं एबीसी न्यूज को बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे ज्वलंत विषय को आपने उठाया। देखिए, 1995 में जब वक्फ अधिनियम बना, उस समय दोनों सदनों से बिना किसी खास विरोध के ये एक्ट पास हुआ, और उसके बाद में करीब 18 वर्ष बाद पुनः कांग्रेस सरकार ने इसमें संशोधन करके कुछ डिस्क्रिशनरी क्लॉजेस इसमें ऐड किए, जिसको लेके समय समय पर आपने भी समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि 1500 वर्ष पुरानी या ऐसी संपत्तियां जिनका एग्जिस्टेंस इस्लामिक रिलीजियन के आने से पहले से है, उनको लेके कुछ दावे प्रस्तुत किए गए, जिससे काफी सारी जनहित याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई, और यह बात पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई कि इस वक्फ अधिनियम जो संशोधन अधिनियम 2013 है, तो कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो मुख्यतः देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं 2013 के उस अमेंडेड एक्ट के बाद में लिटिगेशंस बहुत तेजी से बढ़े थे। इस कारण भी सरकार का ध्यान इस ओर गया, और संवैधानिक अधिकार तो मैं नहीं कहूंगा, 1995 में वक्फ अधिनियम से पहले संविधान में कहीं कोई जिक्र वक्फ का नहीं है, परंतु चूंकि ये एक लीगल राइट था, इस वजह से उस लीगल राइट को, उस एक्ट को मॉडिफाई और कुछ सर्टेन सेक्शंस को रिपील करते हुए ये नया एक्ट लाया गया है। जी ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुबैर कुरैशी जी भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते। जुबैर जी, मतलब यहाँ आपको क्या इसमें दिक्कत आ रही कि बीजेपी आपके दर पर आएगी और इस कानून को, मतलब इसके फायदे गिनवाएगी? सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो जी मैडम जी, आपने 2-3 बार डिबेट की है। 2 बार मैंने आपके साथ आपके चैनल पे डिबेट की, तो मैं पहले भी ये कह रहा था कि हम इसके खिलाफ हैं। ये हमारे लिए काला कानून है, और हमारे देश की हमारी जो बड़ी बड़ी संस्था है, जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वो हमसे बेहतर जानते हैं। हमारे देश की जो बड़ी संस्था है जमीयत उलमा हिंद, उनके हिसाब से जो हमारे जो आंदोलन का जो ऐलान हो चुका है, उनका जो जैसे जैसे आह्वान होगा उसी तरीके से हम जो है संविधान के दायरे में इस कानून के खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे। बाकी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात कि मैडम जी, आप डिबेट करते हो बीजेपी के कोई भी कानून पर या बीजेपी की कोई भी बातों पर, तो आज आपके सामने देश के हालात कैसे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ मैं। लखनऊ के अंदर जो खुली तलवारें लेकर मैदान में एक सांसद के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, उसके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बना रहे हो आप? देश में जगह जगह दंगे हो रहे, प्रसाद हो रहे, हथियारों को खुला लहराया जा रहा है, संविधान के खिलाफ देश में काम हो रहे, उनके खिलाफ आप डिबेट क्यों नहीं करते हो? देश में बेरोजगारी के खिलाफ डिबेट क्यों नहीं करते हो? आज अमेरिका ने जो है, लेकर हो रही है ना, तो सर मेरी बात सुनो। अमेरिका ने जो है 26% टैरिफ लगा दिया। आज हमारे देश के बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े जो कारोबार है, वो ठप होने की कगार पे है।
आप उनकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? ये मुसलमान जो है आपको कहाँ रोडों पे सड़कों पे नजर आ रहा है? मुसलमान के नाम से राजनीति बीजेपी कर रही है, अपनी रोटियां सेक रही है। तो आप ठीक है ये सर, डिबेट आपके सही सवालों तरीके का से जवाब देश देने के के लिए हमारे विकास को साथ क्यों नहीं भाजपा करते हो? नेता मौजूद हैं। सुनो, हम मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो आज हालात है देश के, उसमें आपकी मीडिया भी बहुत जिम्मेदार है। तो आप देश के विकास पे बात करो ना, देश के हालात पे बात करो। ये कानून जो है ये संविधान के दायरे के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन है। तो आप ये कोई भी सर, कानून आपकी बना ले, कोई बात भी बिल्कुल फायदे देने सही वाले है, हो। लेकिन सर आज बात वक्फ को लेकर हो रही है, तो सर उम्मीद आपसे यही है कि आप वक्फ को लेकर। तो वक्फ वक्फ की बात कर रहा हूँ। वक्फ जो है, जी। जैसे मंदिर माफिया की लाखों जमीनें मंदिर के नीचे है, उनके पे कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्रिश्चियन की भी इसी तरीके से संस्था है, और जो सिख होते हैं हमारे जो सरदार भाई, उनकी भी गुरुद्वारे की उनकी भी संस्था है। ये मुसलमानों की संस्था है, ये वो अलग से तो बनी जी। नहीं है। हर मजहब की हर संस्था है। तो ये हमारी जमीनों पे जो ये जो गलत नजर लगाकर ये कानून बनाया गया है, फिर हमें इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि संविधान के खिलाफ है ये कानून। आप ये कानून बनाए क्यों रहे हो? ठीक है सर, हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए भाजपा नेता फैजल सिद्दीकी जी मौजूद है। फैजल सिद्दीकी जी, जैसा कि अब आपकी तरफ से और इस कानून को लेकर जागरूकता अभियान जो चलाया जाएगा, जिसमें वक्फ कानून को लेकर फायदे गिनवाए जाएंगे सर। अभी आपका अगर आदेश हो तो 1 मिनट की एक कहावत के साथ, एक पुरानी कहावत है, उसके साथ मैं अपने जी। विषय को आपके साथ रखना प्रारंभ करता हूं। बहुत वर्षों पहले जब आईने शीशे आमतौर पे नहीं मिला करते थे, एक नई गृहिणी, एक नया पति जाते हैं शहर घूमने, मेला लगा होता है, तो उसमें पति उसका एक आईना ले आता है और छुपा के घर में रख देता है। वो अपनी पत्नी से कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूं, वो गिफ्ट देख लेना। पत्नी सुबह उठती है, उनके झोले में हाथ डालती, आईना देखती है, उसमें उसको अपनी तस्वीर दिखती है, क्योंकि उसने पहले कभी आईना नहीं देखा था, खुद की तस्वीर नहीं देखी थी। वो भ्रमित हो जाती है और भ्रमित होकर कहती है अरे रोना चाहिए, अरे मेरा पति दूसरी औरत ले आया। उसकी सास आती है रोते रोते, कहती बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहती देखो माँ, ये तुम्हारे बेटा क्या लाया। उसकी सास उस आईने को देखती है और वो और जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगती है। बाकी लोग आके पूछते क्या हुआ? बोले ये बेटा लाया तो था, लेकिन लाना था तो ये बुढ़िया क्यों लाया था? उसका कष्ट ये था। ये है भ्रम की स्थिति। तीसरा भ्रम, ससुर जी आते हैं, अपनी पत्नी और अपनी बहू को रोते हुए देखते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ? तो उसकी सास कहती देखिए आपका बेटा क्या लाया है। उसके ससुर जी उसमें आईने में अपनी फोटो देखते हैं, बोले ठीक है, अगर लुगाई लाना था तो बुढ़िया ले आता, जवान ले आता, ये आदमी क्यों लाया है? ये भ्रम की स्थिति है अविन्या जी इस देश में। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के लाए गए कानूनों, भारतीय जनता पार्टी का इस देश की सेवा करने के मार्ग, इन तमाम जगहों पे सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग देश के लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। और ये कहानी मुझे आपको सुनाने का आशय यह था कि जब आपने इस डिबेट के प्रारंभिक काल में मुझसे ये प्रश्न, ये विषय रखा कि आज ये आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये तो मुस्लिम स्कॉलर्स की अब आवश्यकता थी, जो मुस्लिम समाज को आके जिम्मेदारी के साथ ये बताते कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी के माध्यम से लाया गया ये कानून भारतीय जनता पार्टी कानून नहीं है, ये कानून ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बना और उसके बाद इसको पार्लियामेंट में रख के देश के ऊपर लागू किया गया। मेरी बहन, ये बात आज इस देश के मुस्लिम नेताओं को विशेष रूप से जानकारी में रखनी चाहिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ठीक है फैजल जी, आपके पास है। वापस आएंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत जी, जैसा कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्फ कानून के फायदे गिनाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, सर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, ये जो वक्फ बिल पास हुआ है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और किसी से छिपा नहीं है कि ये किस लिए पास किया गया। और इस दौर में, इस समय पे, आगे आने वाले 2027 के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक अपना दांव खेला। जैसे 370, राम मंदिर, अब इनके पास कोई मुद्दा तो है, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कुछ भी इनके हाथ में नहीं। जो हालात है उत्तर प्रदेश के किसी से छिपे नहीं है, हिंदुस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं है। हमारे फैजल भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अब मैं तो ये कहूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी है। अब हर साथ पे उल्लू बैठा है, बर्बाद अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो आप जो है बहुत कम समय में आपको मालूम चलेगा कि उल्लू भी कौन है और शाप भी कौन है, उल्लू भी कौन है और शाप भी कौन है। इसको भी मैं भविष्य में, इसको मैं अभी बहुत निश्चित रूप से बताऊंगा उल्लू है कौन सा पेड़ है।
बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भाई भी शायद उसी में शामिल हो गए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वक्त वक्त का फेर है। हो सकता है कि प्रलोभन रजत जी, कुछ हो भारतीय जनता पार्टी मैं से इनको। आप शहर में खैर, शायद अगर नए आप हैं, भारतीय जनता मैं पार्टी इनका भला 21 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, आज नहीं। लेकिन मैं वही बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का हित कहीं से नहीं चाहती है, अल्पसंख्यक का कहीं से नहीं चाहती है, दलितों का हित कहीं से नहीं चाहती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए रामजी लाल सुमन के एक बयान पे किस तरीके से रजत कहीं जी, सेना जो है मतलब कहीं से बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये अभियान का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि वक्फ कानून कैसे समाज के गरीब के लिए लाभकारी है, गरीब मुसलमानों के लिए लाभकारी है। ये अभियान मतलब इसी उद्देश्य से चलाया जाएगा। ये बताएंगे कि लाभकारी क्या लाभ बताएंगे मैडम? मैं लाभ तो जनता से पूछिए ना। आप कहते हो 1 करोड़ एप्लीकेशन आई, मैंने कहा कि आप 1 करोड़ एप्लीकेशन की जो है कोई हमें तथ्य दिखा दीजिए कि जी। आपके पास 1 करोड़ एप्लीकेशन आई है वक्त से रिलेटेड अमेंडमेंट के लिए। आपके पास तो वो नहीं है। और वक्त के आप क्या फायदे दिखाएंगे? अंबानी जी का महल 15,000 करोड़ का जो है वक्त की जमीन पे, दान की जमीन पे बना है। मैं तो कहता हूं सबसे पहले आप उस पर बुलडोजर चला के उसको छीन लीजिए, अगर आप बहुत बड़े कानून के हितैषी है और जमीन के हितैषी है। न जाने ये सिर्फ उन जमीनों पे भी इनकी नजर है जिस तरीके से इन्होंने दक्षिण के मंदिरों का सोना गायब कर दिया है, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की जमीनें कब्जा कर रहे हैं इनके नेता, उसी तरीके से अब इनकी नजर वक्त की जमीन पे पड़ी है। और अगर बात ऐसी है तो मैं कहना चाहूंगा, मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं ब्राह्मण समाज से हूं, लेकिन अब मंदिरों के पास, मठों के पास जिस तरीके आप आसाराम की बापू की जमीन कब्जा करिए, वो तो सजा याफ्ता है, जेल में सजा काट रहे हैं। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन और आश्रम बने हुए हैं, आप उनकी जमीन क्यों नहीं जो है ठीक है रजत जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ अशोक जी भी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। राम रहीम जी जेल में पड़े हुए हैं, आप उनकी जमीन पे बुलडोजर चलाइए, उनकी जमीन पे कब्जा ठीक है करिए। रजत जी, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे जो ये वक्फ में संशोधन किया गया है, तो संविधान मतलब इसको किस नजरिए से देखता है, कहाँ तक मतलब ये सही है? देखिए मैम, ऐसा है कि संविधान में तो सेक्शन अनुच्छेद 26 जी, जो अनुच्छेद 26 है, उसमें जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज करने के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जी, उन प्रावधानों में भी यही किया गया है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप ओवर द लॉ जाकर आप कुछ भी करें। देखिए वक्फ के संबंध में मुस्लिम रिलीजियन का जो ओरिजिनेशन है वो सब कॉन्टिनेंट अरब से है अपना। तो सऊदी अरब में भी वक्फ अधिनियम नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद में इंडोनेशिया भी जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, वहां भी कोई वक्फ नाम का किसी तरीके का कोई एक्ट नहीं है। और पाकिस्तान तो इसी धुन और इसी जिसे कहते हैं कि इसी विचार पर बना था कि भाई टोटली इस्लामिक जो रिलीजियंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें फॉलो करते हुए उसे ड्रिवन किया जाएगा। वहां भी कोई वक्फ का और ना ही बांग्लादेश में है। तो मेरा ये कहना है कि एक लीगल राइट्स, दैट लीगल राइट्स गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वक्फ का उल्लेख नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी संपत्ति, उस संपत्ति के संबंध में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी मेंशन है, संविधान में भी यह व्यवस्था है कि किन आधारों पर किसी व्यक्ति को संपत्ति प्रदान की जाएगी, किस आधारों पर किस संपत्ति का मालिकाना हक करेगा। ओरल वक्फ का कोई कंसर्न हमारे एस्टैब्लिश लॉज के साथ में सिद्ध नहीं हो पाता है, तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ मौखिक कहने पर ही उसे संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हुआ, इनके तो एग्जिस्टेंस को ही आप चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वक्फ अधिनियम इट इज अ लीगल राइट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अगर पिटिशंस फाइल्स हो गई हैं, इट इज सब जुडिकेट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये उन्हें देखना है। पर फिर भी मेरा ये है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दैट ठीक है काइंड ऑफ अशोक जी, अब पिटिशंस, तो ये देखने का ही विषय होगा कि जो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बीजेपी ने बताया है कि वक्फ कानून कैसे समाज के गरीब तबके लोगों के लिए मददगार होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और